हेलो एवरीवन, मैं आकृति सिंह इंडिया ज्योग्राफी विद आकृति में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कल हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था भू संतुलन, पृथ्वी पर भू संतुलन। जैसे हम देखते हैं पृथ्वी पर पर्वत, पहाड़, झरने ये सब भू संतुलन की वजह से ही स्थापित हैं। सारे उच्चावच जितने पृथ्वी पर पाए जाते हैं भू संतुलन की वजह से ही स्थापित है। और पृथ्वी पर परिवर्तन तो होते ही रहते हैं। पृथ्वी जो प्रकृति ये परिवर्तन होता है प्रकृति का नियम होता है, इसको ब्रोन्स ने कहा है। तो चलिए हम अपना टॉपिक, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भू संचलन, अर्थ मूवमेंट जिसको बोलते हैं, हम डिस्कस करते हैं। इसके पहले हम एक मोटिवेशन कोट के साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो विवेकानंद का एक क्वेट है, मैं बोलूंगी कि उठो जागो और तब तक न रुको, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो चलिए जानते हैं भू संचलन, अर्थ मूवमेंट। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इसकी परिभाषा की बात आएगी, तो हम इसकी परिभाषा पहले बता देते हैं। जैसे पृथ्वी पर विभिन्न भूखंड हैं, में आंतरिक बलों के कारण, क्या आंतरिक बलों के कारण जो गति उत्पन्न होती है उसे भू संचलन कहते हैं। तो देखिए भू संचलन, जैसे पृथ्वी पर हमारे जो विभिन्न भूखंड हैं, हमारी जो पृथ्वी है उस पर जो आंतरिक बल लगता है, जो आंतरिक बलों के कारण जो ऊपर हमारे उच्चावच जो पर्वत, पहाड़, झरने, झील हैं आदि, इनमें जो विषमताएं आती हैं आंतरिक बल के कारण, ये जो गतियां होती हैं उत्पन्न होती हैं उसे ही भू संचलन कहते हैं। इसके कई कारण भी होते हैं, तभी तो पृथ्वी पर परिवर्तन होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगी इसके कारण को। अगर हम इसके कारण को डिस्कस करेंगे तो कुछ कारण है इसके, जैसे हम जानेंगे तापीय विषमता, पृथ्वी के आंतरिक भागों में तापीय विषमता। आप नोट करते रहिए इसको। पृथ्वी के आंतरिक भागों में तापीय विषमता। इसको हमारे साथ आप नोट करते चलिए। पृथ्वी के आंतरिक भागों में तापीय विषमता इसका मुख्य कारण है। मैं बता रही हूँ कि भू संचलन कैसे आता है, कैसे होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस की जा रही है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में तापीय विषमता। अब दूसरा हम पढ़ेंगे पृथ्वी के भीतरी चट्टानों में फैलाव और सिकुड़ना। क्या पृथ्वी के आंतरिक भागों में के आंतरिक भागों में फैलाव और सिकुड़न। फैलाव और सिकुड़न, पहले हमारे साथ आप इसको नोट करते चलिए, फिर इसको आपको समझाते रहते हैं। तीसरा हो जाएगा पृथ्वी के भीतरी भागों में द्रव पदार्थों का स्थानांतरण। पृथ्वी के भीतरी भागों में भीतरी भागों में द्रव पदार्थों का स्थानांतरण।
चलिए, कारण में जैसे हम जानेंगे, हमने आपको 3 कारण बताया इसका। पृथ्वी पर भू संचलन के 3 कारण, जैसे पृथ्वी के आंतरिक भागों में तापीय विषमता, पृथ्वी के आंतरिक भागों में फैलाव और सिकुड़न, और पृथ्वी के भीतरी भागों में द्रव पदार्थों का स्थानांतरण। जैसे अगर हम बात करेंगे तापीय विषमता की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम तापीय विषमता के बारे में बताना चाहेंगे आपको। जैसे तापमान, तापीय विषमता का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? तापमान में अंतर। इसका सीधा सा मतलब है तापमान में अंतर। तापमान में अंतर, जैसे तापीय विषमता। तापीय विषमता, तापमान में अंतर। जैसे जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं धरातल पर, तब 32 मीटर पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में बढ़ोतरी होता रहता है। कितना? 32 मीटर पर जाने पर, 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में बढ़ोतरी होती है। ऐसे ही यह क्रिया जो है ये 100 किलोमीटर तक होती रहती है। 100 किलोमीटर तक जाने पर ऐसे होती रहती है। जब हम करोड़ में पहुंचते हैं, जब हम करोड़ में पहुंचते हैं तो ये 0.6 या 7 की स्थिति आ जाती है। तो जैसे जैसे तापमान हर जगह अलग अलग पाया जाता है, ये एक प्रकार का भूसंचलन का ही है, क्योंकि जैसे जैसे जब पृथ्वी के अंदर तापमान में अंतर होता जाता है तो चट्टानें जो हैं वो फैलती भी हैं और सिकुड़ती भी हैं। तो दूसरा हमारा आ जाएगा पृथ्वी के आंतरिक भागों में फैलाव और सिकुड़न। अब इसको बताएंगे आपको। फैलाव और सिकुड़न में, जैसे पृथ्वी के आंतरिक भागों में जब फैलाव होता है, जैसे फैलाव, जब 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 पृथ्वी के आंतरिक भागों में फैलाव होता है तो फैलाव में अपसरण होता है। और वही जब सिकुड़न होता है तो, जब सिकुड़न होता है तो सिकुड़न होता है तो अभिसरण होता है। जब फैलाव होता है तो अपसरण की प्रक्रिया उत्पन्न होती है, जब सिकुड़न होती है तो अभिसरण की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। अपसरण में हम अपसरण की बात करेंगे तो इसमें तनाव मूलक बल उत्पन्न होता है। तनाव मूलक बल उत्पन्न होता है। और इसमें अभिसरण जब होता है, अपसरण मतलब जब दो चट्टानें हैं जब दूर जाती हैं तो उसमें तनाव उत्पन्न होता है, जैसे एक दरार पड़ जाती है, भ्रंश, ये सब। अभिसरण का मतलब है जब दो चट्टानें पास आती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं, तो अभिसरण, इसमें संपीड़नात्मक बल उत्पन्न होता है, संपीड़न होता है। जब फैलाव, चट्टानों का फैलाव होता है तो उसमें अपसरण होता है और तनाव उत्पन्न होता है। जब सिकुड़न होता है तो उसमें अभिसरण की क्रिया होती है, उसमें संपीड़न होता है। तीसरा हम जानेंगे आपके मुताबिक। जैसे क्या है? द्रव पदार्थों का स्थानांतरण। जैसे द्रव पदार्थों का हम ले लेंगे, जैसे पेट्रोल हो गया, मैग्मा हो गया, ये सब हमारे पृथ्वी के अंदर ही तो पाए जाते हैं। ये सब हमारे पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। जब इनका स्थानांतरण होता है इधर से उधर, पृथ्वी के आंतरिक भागों में पेट्रोल और मैग्मा, जब चट्टानें, जो प्लेटें होती हैं एक दूसरे से टकराती हैं, उसमें हलचल होता है, तो जो हमारे खनिज होते हैं उनका, और ये जो हमारे पेट्रोल, मैग्मा, ये सब जो होते हैं, इनका स्थानांतरण होता रहता है। ये भी हमारे भागों में जो है भूसंचलन का ही काम करती हैं। इससे भी हमारे ऊपरी, पृथ्वी के ऊपरी भागों में जो है भूसंचलन की क्रियाओं में विषमताएं उत्पन्न होती हैं। तो चलिए हम आगे अपनी टॉपिक नेक्स्ट आपको बता रहे हैं। जैसे पृथ्वी पर परिवर्तन के 2 प्रकार हैं।
पृथ्वी पर परिवर्तन के दो प्रकार हैं, दीर्घकालिक परिवर्तन और आकस्मिक परिवर्तन। जैसे पृथ्वी पर जानेंगे, पृथ्वी पर परिवर्तन के दो रूप हैं। कौन कौन से सबसे पहले हम जानेंगे? एक है दीर्घकालिक परिवर्तन, एक है आकस्मिक परिवर्तन। दीर्घकालिक एक है आकस्मिक परिवर्तन। एक है दीर्घकालिक परिवर्तन और एक है आकस्मिक परिवर्तन। दीर्घकालिक परिवर्तन जैसे पर्वत निर्माण, पठार निर्माण, ये सब आ जाता है। आकस्मिक परिवर्तन जैसे भूकंप, ज्वालामुखी हो गया। और दीर्घकालिक परिवर्तन में आ जाएगा पर्वत निर्माण, इसमें आ जाएगा, पर्वत का निर्माण होता है। दीर्घकालिक परिवर्तन जो है ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता है लोगों से, लेकिन आकस्मिक परिवर्तन जो ये आप प्रत्यक्ष रूप से देख भी सकते हैं, इसका आप आंकड़ा निकाल सकते हैं और इसके बारे में आप जानकारियां कर सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से। दीर्घकालिक परिवर्तन जो ये समय लाखों वर्षों इसमें लग जाते हैं। जैसे हमारा पर्वत जो है उसका निर्माण हो, जैसे हमारा हिमालय पर्वत जो है वो समय जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसमें ऊंचाइयां बढ़ती जा रही हैं। अभी तो उसकी रेंज और बढ़ती ही जा रही है। तो ये है पृथ्वी पर जानेंगे भूतल पर परिवर्तन के दो बल और इस पर कुछ बल भी कार्य कर। जैसे अब हम आगे अपना नेक्स्ट जानेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट जानेंगे। जैसे भूपटल पर परिवर्तन जो है तो बलों के कारण होता है। भूपटल पर परिवर्तन दो बलों के कारण होता है। कुछ बल होते हैं जो हमको सामने से प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते हैं। जैसे भूपटल पर परिवर्तन दो बलों के कारण होते हैं, तो हम उनके बारे में बताएंगे। एक बल होता है अंतर्जात बल, एक होता है बहिर्जात बल। एक होता है अंतर्जात बल और एक होता है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल को कहते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स। बहिर्जात बल को कहते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स। अंतर्जात को कहते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स और बहिर्जात को कहते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स। अंतर्जात बल जो है ये हमको पृथ्वी के आंतरिक भागों से प्राप्त होता है।
ये पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है। और ये अंतर्जात बल जो है ये हमको पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है, और पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है, और पृथ्वी के ऊपर आंतरिक अंतर्जात बल जो है वो पृथ्वी के अंदर से लगता है, लेकिन हमको पृथ्वी के ऊपर विभिन्न उच्चावचों का ये निर्माण करता है, हमारी पृथ्वी पर विभिन्न उच्चावचों का निर्माण करता है। ये हमारे पृथ्वी पर विभिन्न उच्चावचों का निर्माण करता है। और बहिर्जात बल जो है ये हमारे वातावरण में विद्यमान धरातल से प्राप्त होता है। क्या? वातावरण में विद्यमान धरातल से। बहिर्जात बल जो है ये वातावरण में विद्यमान धरातल से हमको प्राप्त होता है, और ये हमारी पृथ्वी पर समतलीकरण का कार्य करता है। और ये हमारी पृथ्वी पर समतलीकरण का कार्य करता है, और ये हमारे पृथ्वी पर विभिन्न उच्चावचों का निर्माण करता है। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए जानेंगे अंतर्जात बल के बारे में, जिसको एंडोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं। इसके कुछ मेन एग्जांपल्स हैं, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी। अंतर्जात बल की बात अगर हम करेंगे तो ये हमको पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त होता है, ये हमको पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त होता है, और ये भूपटल पर विभिन्न विषमताओं का सूत्रपात करते हैं। भूपटल पर विभिन्न विषमताओं का सूत्रपात ये भूपटल पर विभिन्न विषमताओं का सूत्रपात करते हैं, और भूपटल पर जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश आदि का निर्माण करते हैं। अंतर्जात बल के बारे में एंडोजेनेटिक फोर्स इसको बोलते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी इसके मेन एग्जांपल्स हो जाते हैं, क्योंकि ये हमको पृथ्वी के आंतरिक भागों से प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। तो ये जो है ये क्रिया जो है ये पृथ्वी के आंतरिक भागों से प्राप्त होती है, और भूपटल पर विषमताओं का सूत्रपात करती है। मतलब कि जब यह क्रिया होती है, आंतरिक बल जब लगता है, तो हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की गतियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे बहुत सारे विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। हर एक भूखंड उच्चावच जो है इनका निर्माण होता है, और दरारें, भ्रंश, ये बहुत चीज़ें होती हैं, और ये भूपटल पर पर्वत, पठार, निर्माण, भ्रंश आदि का निर्माण करते हैं। अब हम जानेंगे
निर्माण कर दे, ये इसी के कारण ही निर्माण होता है। और चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं। तीव्रता के आधार पर अंतर्जात बलों को दो भागों में विभाजित किया गया। क्या? तीव्रता के आधार पर अंतर्जात बलों को दो भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 है आकस्मिक बल और नंबर 2 है पटल विरूपणी बल। अंतर्जात बलों को ही दो भागों में विभाजित किया गया तीव्रता के आधार पर, कि अंतर्जात बल जो आंतरिक बल लगता है उसमें कितनी तीव्रता से दो बल लगता है उसको बताया गया है, आकस्मिक बल और पटल विरूपणी बल। आकस्मिक बल ये घटनाएं अचानक भूपटल के ऊपर या नीचे विनाशकारी परिवर्तन करती हैं। आकस्मिक बल जो होता है ये अचानक में आता है और कह रहा है कि आंतरिक और ऊपर भागों में पृथ्वी के अचानक भूपटल के ऊपर या नीचे विनाशकारी परिवर्तन करता है। जब ये आता है तो सब कुछ विनाश कर देता है। जैसे भूकंप हुआ, ज्वालामुखी हुआ, अंदर से फूटेगा, अंदर में भी मैग्मा इधर उधर होगा, ऊपर आएगा, ऊपर भी सिंडर लावा के रूप में बाहर विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण करेगा, एक प्रकार से हमारे महाद्वीप पे छेड़छाड़ी करता है। और ये पटल विरूपणी पे आ जाएंगे अगर हम, इसको कहेंगे पटल विरूपणी बल अति मंद गति से कार्य करता है। ये लाखों वर्षों, जैसे मैंने बताया कि पर्वत पठार जो हमारे पर्वत ये हिमालय पर्वत जो है दिन पे दिन इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है, इसका रेंज जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये हमको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देगा और इसमें सालों वर्षों लाखों वर्षों का समय लगता है। तो इसको विभिन्न खगोलीय माध्यमों से पता किया जाता है, जांच करवाया जाता है, तब उसको पता चलता है। आप प्रत्यक्ष रूप में नहीं जान सकते हैं। ये दीर्घकालिक शक्तियों द्वारा स्थल रूपों का निर्माण करते हैं, समय लेकर स्थल रूपों का निर्माण करते हैं। अब हम जानेंगे अंतर्जात बलों के ही कारण हमारे पृथ्वी पर दो प्रकार के संचलन पाए जाते हैं। अंतर्जात के कारण ही दो प्रकार के संचलन भी पाए जाते हैं। अंतर्जात बलों के कारण दो प्रकार के संचलन पाए जाते हैं। एक होता है क्षैतिज संचलन, क्षैतिज संचलन। नेक्स्ट ऊर्ध्वाधर या लंबवत संचलन। धर या लंबवत संचलन। हमारे अंतर्जात बलों के कारण ही हमारी पृथ्वी पर दो प्रकार के संचलन पाए जाते हैं, क्षैतिज संचलन और ऊर्ध्वाधर संचलन। क्षैतिज संचलन से जैसे हमारा तात्पर्य है, क्षैतिज संचलन ऐसे जैसे वो होती है अक्षांश रेखाएं, ये जिसमें आज जैसे आप ले सकते हैं ये वलन, जब दो चट्टानें आपस में आके मिल ऐसे एक दूसरे की ओर, अब जैसे अब वो अभिसरण ले लीजिए आप, दो चट्टानों का आपस में मिलना अभिसरण। तो क्षैतिज संचलन हमको अक्षांशों के रूप में मिलती है से लेटी हुई। और ऊर्ध्वाधर का मतलब हो जाएगा लंबवत, जैसे खड़ा हुआ। ये आप इस तरह से जान सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपसे मैं डिस्कस कर रही हूँ। अब आगे हम जानते हैं अंतर्जात बलों को कि इसको क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हम जानेंगे? महाद्वीपीय संचलन और पर्वत निर्माणकारी संचलन। तो ये जो हमारा महाद्वीपीय संचलन होता है ये महादेशीय होता है, लेकिन इसको जो इसका जो ग्रीक भाषा, इसका शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसको एपिरोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं। एपिरोस का मतलब होता है महाद्वीप और जेनेटिक का मतलब होता है उत्पत्ति, महाद्वीपों की उत्पत्ति। और ये किस रूप में होता है? ऊर्ध्वाधर या लंबवत रूप में होता है, जैसे ऐसे खड़े खड़े में। और पर्वत निर्माणकारी संचलन के बारे में अगर आएंगे तो ये होता है क्षैतिज और क्षैतिज संचलन। पर्वत निर्माणकारी जो होता है हमारा, फिलहाल हम अभी महाद्वीपीय संचलन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे हम आ जाएंगे महाद्वीपीय संचलन, ये ऊर्ध्वाधर संचलन होता है। मैंने बताया खड़े खड़े होता है, जैसे ये शक्तियां
पठारों, मैदानों या महाद्वीपों के निर्माण में सहायक होती है। ये हमारा जो महाद्वीपीय संचलन है, ऊर्ध्वाधर संचलन जो होता है, ये हमारे पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं, पठार, मैदान और महाद्वीप जो पाए जाते हैं, तो ये जब आंतरिक बल लगता है, अंतर्जात बल, तो ये ऊर्ध्वाधर रूप में लगता है, लंबवत रूप में लगता है। तो हमारा जो पठार होता है वो भी उठ के ऊपर जाता है। ऐसे मैदान में हमारे समुद्र तल से ही उठ के ही ऊपर बनता है, और ऐसे ही महाद्वीपों का निर्माण हो जाता है। तो ये कैसे हो जाता है? ऊर्ध्वाधर रूप में होता है इसका निर्माण महाद्वीपीय संचलन का। और इन शक्तियों के द्वारा ऊर्ध्वाधर या अरीय संचलन होता है। और इन शक्ति महाद्वीपीय संचलन में ऊर्ध्वाधर मैंने जो बताया से खड़े खड़े, अरीय का मतलब भी वही होता है, खड़ा खड़ा संचलन होता है। अब तीसरा हम पढ़ेंगे, चट्टानों में तोड़ मरोड़ नहीं होता, केवल ऊपर नीचे धंसाव होता है। इनकी चट्टानों में तोड़ और मरोड़ नहीं होता है। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे संपीड़न, अभिसरण, और इसमें चट्टानें जो होती है तोड़ती मरोड़ती हैं, वलन का निर्माण होता है। तो हम इसमें बताना चाहेंगे महाद्वीपीय संचलन जो होता है ये ऊर्ध्वाधर संचलन होता है। इसमें तोड़ मरोड़ नहीं होता है, और ये केवल ऊपर नीचे धंसाव होता है। या तो चट्टानें ऊपर उठ जाती हैं या फिर नीचे धंस जाती हैं। हम इस पे कई तनाव बल अभी हम बताएंगे आपको आगे, नेक्स्ट हम आपसे डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में। तनाव बल, अवतलन बल, निमज्जन, उन्मज्जन, इन सब का निर्माण होता है। तो चलिए अब हम आगे जानेंगे महाद्वीपीय संचलन के बारे में। हम पढ़ रहे थे, अब आपको दिशा के आधार पर महाद्वीपीय संचलन को बताएंगे। दिशा के आधार पर महाद्वीपीय संचलन दो भागों में विभाजित है। एक है ऊपरमुखी संचलन, एक है अधोमुखी संचलन। ऊपरमुखी संचलन और अधोमुखी संचलन। अब इसमें हम जानेंगे जो ये हमारा ऊपरमुखी संचलन है, ये दो क्रियाएं इसमें उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले हम जानेंगे एक उत्थान की क्रिया होती है इसमें, एक निर्गमन की क्रिया होती है। और अधोमुखी में हम जानेंगे, और अधोमुखी में भी दो क्रियाएं होती हैं, एक अवतलन की क्रिया होती है और एक निमज्जन। इसको आप हमारे साथ नोट करते चलिए। उत्थान और निर्गमन ऊपरमुखी संचलन में होता है, अधोमुखी संचलन में अवतलन और निमज्जन की क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले हम उत्थान के बारे में पढ़ेंगे। उत्थान का मतलब होता है ऊपर उठना। जैसे हमारे महाद्वीप का ये हमारा महाद्वीप है, इस पे एक आंतरिक बल लग रहा है, महाद्वीप पर एक आंतरिक बल लग रहा है, अंतर्जात बल जो लग रहा है वो ये हमारे धरातल का सतह है। यहाँ से फिर फोर्स लगने पर कुछ भाग इसके समीप, पृथ्वी के समीप पर कुछ भागों का ऊपर उठ जाना, फोर्स के कारण पृथ्वी के समीप का कुछ भागों का ऊपर उठ जाना ही क्या कहलाता है? उत्थान कहलाता है, कि पृथ्वी पर उत्थान हो रहा है, जिससे पर्वत पठार इनका निर्माण होता है। ये महाद्वीपीय भाग है, महाद्वीपों का थोड़ा सा ऊपर उठ जाना पृथ्वी पर। क्या कहलाएगा? ये उत्थान कहलाएगा। अब निर्गमन पे हम आ जाएंगे। ये हमारे जैसे
ये हमारा क्या है, ये हमारा है सागर तल है, ये हमारा सागर तल है, ये हमारा सागर तल है। और ये समुद्र के तट के किनारे जो है, ये इसका ऊपर उठ जाना, समुद्र के तट के किनारे जो जलमग्न हो चुका था जो स्थान, सागर तल, ये हमारा सागर तल है। इसके किनारे पर ये समुद्र तट, समुद्र तटीय भाग है जो जलमग्न हो चुका था। समुद्र सागर तल के किनारे समुद्र तटीय भाग जो जलमग्न हो चुका था, उसका आंतरिक बल लगने के कारण ऊपर की ओर उठ जाना क्या कहलाता है, निर्गमन कहलाता है। ये समुद्र के मतलब ये समुद्रीय क्रिया होती है और ये महाद्वीपीय क्रिया होती है। चलिए अब जानेंगे अधोमुखी संचलन के बारे में। अधोमुखी संचलन, अवतलन और निमज्जन। जैसे अभी हमने जाना था ऊपरमुखी संचलन, उत्थान और निर्गमन की क्रियाएं हो रही थी, ऐसे अधोमुखी संचलन में अवतलन और निमज्जन की क्रियाएं हो रही हैं। अवतलन में हम देखेंगे जैसे जब महाद्वीप का कोई भाग, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है। जब महाद्वीप का कोई भाग स्थानीय रूप से अपनी समीपी सतह से नीचे धंस जाता है, जो महाद्वीप का, जैसे ये हमारा महाद्वीप का की सतह है, यहाँ से इसके स्थानीय भाग से कह रहा है कि जब महाद्वीप का कोई भाग स्थानीय रूप से अपनी समीपी सतह के नीचे धंस जाता है, स्थानीय रूप से अपनी समीप की सतह से जैसे यहाँ पर उत्थान में ऊपर उठ रहा था अपने समीप की सतह से, ऐसे ही अपनी समीप की सतह से नीचे की ओर धंस जाता है। और ये महाद्वीपीय भाग नीचे की ओर धंस जाना क्या कहलाएगा, इसका अवतलन कहलाएगा। ये अधोमुखी संचलन है। और अगर हम निमज्जन की बात करेंगे तो जब कोई समुद्र तटीय भाग, कह रहा है जब कोई समुद्र तटीय भाग सागर तल से नीचे चला जाता है, जब कोई समुद्र का तटीय भाग, समुद्र के तटीय भाग की बातें हो रही है यहाँ पे, तल से नीचे, सागर तल से नीचे चला जाता है। जैसे ये जो समुद्र तट का ये जो है सागर तल है हमारा, और इसके समीप का स्थान जो है वो नीचे की ओर धंस जा रहा है, समुद्र तटीय भाग जो है ये नीचे की ओर का धंसाव क्या कहलाएगा, निमज्जन कहलाएगा। तो अब हम आगे, जैसे आपने पढ़ लिया महाद्वीपीय अंतर्जात बल के बारे में, अब हमने डिस्कस कर लिया, हमारा अंतर्जात बल कंप्लीट हो चुका है। जैसे हमने पढ़ा महादेशीय संचलन, हमने कंप्लीटली पढ़ लिया। हमने बताया था दो प्रकार की क्षेत्रीय रूप में विभाजित था, जो महादेशीय संचलन और पर्वत निर्माणकारी संचलन। हमने महादेशीय संचलन के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम पर्वत निर्माणकारी संचलन के बारे में पढ़ेंगे। पर्वत निर्माणकारी संचलन, ये पर्वत निर्माणकारी संचलन जो है ये क्षैतिज रूप में है, होता है, कार्य करता है। कैसे, क्षैतिज रूप में, ऐसे। ये पर्वत निर्माणकारी संचलन जो है ये क्षैतिज रूप में कार्य करता है, और ये क्षैतिज स्पर्शीय शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती है। क्षैतिज स्पर्शीय शक्तियों द्वारा, ये क्षैतिज शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती हैं। द्वारा उत्पन्न होती है, क्षैतिज शक्तियों के द्वारा, स्पर्शीय शक्तियों के द्वारा, क्षैतिज स्पर्शीय शक्तियों के द्वारा।
क्षैतिज स्पर्शीय शक्तियों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। पर्वत निर्माणकारी शक्तियां जो होती हैं ये 2 टाइप्स की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? एक होता है तनाव मूलक और एक संपीड़नात्मक। तनाव मूलक बल उत्पन्न करती हैं। चलिए जानते हैं पर्वत निर्माणकारी संचलन के बारे में। हम बता रहे हैं आपको ये क्षैतिज रूप में कार्य करता है और ये क्षैतिज स्पर्शीय शक्तियों द्वारा उत्पन्न होता है। क्या? कैसे? क्षैतिज स्पर्शीय शक्तियों के द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। कौन कौन से? एक तनाव मूलक बल और एक संपीड़नात्मक बल कार्य करते हैं। तनाव मूलक में जब जैसे ये 2 चट्टानें हैं, ये दूसरी दिशा की ओर और ये दूसरी दिशा की ओर, जब 2 चट्टानें अलग अलग दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, चली जाती हैं, जब 2 चट्टानें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जब 2 चट्टानें एक दूसरे से जब दूर जाती हैं तो इनके बीच में एक भ्रंशन उत्पन्न होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जिसको तनाव उत्पन्न होता है, इसको तनाव बोलते हैं, भ्रंशन। तो इसको तनाव मूलक बल कहेंगे, उत्पन्न होता है पर्वत निर्माणकारी। ये बहुत मतलब धीरे धीरे इसकी क्रियाएं होती है, दीर्घकालिक भी होती है और ये क्षैतिज रूप में होता है, लंब होते हैं। महादेशीय संचलन में आपने पढ़ा था कि महाद्वीपों, पर्वतों, पठारों का निर्माण होता है जो ऊपर और नीचे धसाव के कारण ही होता है। और इसमें जो है ये क्षैतिज रूप में होता है। चट्टानें जो है एक दूसरे से दूर जाती हैं और बीच में भ्रंशन का निर्माण हो जाता है, या ऐसे टाइप्स का। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हो गया भ्रंशन, जिसको विभंग भी कहते हैं, दरार हो गया और चटकने हो गई। जैसे तनाव मूलक बल, जब 2 चट्टानें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उत्पन्न होता है तनाव मूलक बल। इसमें इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे भ्रंशन, जिसको विभंग कहते हैं, दरार, चटकने, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और संपीड़नात्मक बल के बारे में अगर हम कहेंगे तो जैसे दो चट्टानें हैं, जब एक दूसरे की ओर अग्रसर होती हैं, आती हैं, जब एक दूसरे की ओर अग्रसर होती है, जिसमें एक प्रकार से इसको अभिसारी बल, जैसे अभिसरण भी होता है इसमें। ये अभिसरण बल भी होता है और इसमें अपसरण। जब चट्टानें एक दूसरे की ओर आती हैं और एक दूसरे की ऊपर चढ़ जाती हैं तो संपीड़नात्मक बल उत्पन्न होता है, जिसको अभिसरण भी बोलते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे संबलन, वलन और बृहत संचलन। संबलन जो है, ये वलन जो है इसका छोटा रूप है संबलन का। वलन संबलन का छोटा रूप होता है। संपीड़नात्मक बल में जब 2 चट्टानें एक दूसरे की ओर आती हैं, एक दूसरे के ऊपर मतलब चढ़ जाती हैं और विभंगन करती हैं, जैसे चट्टानों में मतलब विषमताएं लाती हैं, उसमें मरोड़ कर देती हैं। जैसे इससे क्या उत्पन्न होता है, संबलन और वलन की क्रियाएं उत्पन्न होती हैं और बृहत संचलन। चलिए अब हम आगे आपको बताएंगे वलन, संबलन, बृहत संचलन क्या है
और भ्रंशन पढ़ेंगे आगे हम, दरारें और चटकने क्या हैं। तो अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और आजकल तो परीक्षाओं का मोड इतना टफ कर दिए हैं कि अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे एक एक चीज़, कोई भी टॉपिक आपकी छूटनी नहीं चाहिए, हर एक चीज़ को हमको डिटेल में पढ़ना है। और क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन आ रहा है, तो चलिए हम आगे नेक्स्ट सब डिस्क्राइब करते हैं। आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए, हम बलन पूरा आपको अच्छे से बढ़ाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। पर्वत निर्माण, अब हम पढ़ेंगे पर्वत निर्माणकारी बल। सेकंड था पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्षैतिज संचलन, क्षैतिज इसमें क्षैतिज संचलन बल कार्य करता है। इसके भी इसमें दो प्रकार की क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे एक तनाव मूलक, एक तनाव मूलक होता है और एक संपीड़नात्मक बल। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था महादेशीय संचलन, उसमें क्षैतिज और लंबवत, उसमें जैसे पर्वत पठार इनका निर्माण हो रहा था, क्योंकि उसमें क्षैतिज लंबवत ऊपर की ओर, जैसे कोई आप सामान उठा के ऊपर रखते हैं तो ये ऊपर की ओर हो जाएगा। अगर क्षैतिज की हम बात करेंगे तो जैसे किसी गाड़ी में आप धक्का लगा रहे हैं तो ये क्षैतिज संचलन, क्षैतिज बल इसके द्वारा कार्य करता है, इसमें क्षैतिज बल लगता है। और ऊर्ध्वाधर जो है और लंबवत इसमें ऊपर की ओर, जैसे कोई बोझा उठाना। तो आज अब हम पढ़ने जा रहे हैं पर्वत निर्माणकारी बल, जिसमें क्षैतिज संचलन का निर्माण होता है और इसमें दो प्रकार की क्रियाएं काम करती हैं। पहले तो तनाव मूलक बल और दूसरा है संपीड़नात्मक बल। अब अगर हम बात करें क्षैतिज संचलन के बारे में, जैसे अब बात अगर हम क्षैतिज संचलन की करेंगे, क्षैतिज संचलन, तो इसमें जब दो चट्टानें आमने सामने की ओर बढ़ती हैं, जब एक दूसरे की ओर आती है, इसमें एक बल लगता है, जो बल लगता है जो जैसे इसमें क्षैतिज रूप से बल लगता है, दो चट्टानों के बीच में जब क्षैतिज रूप से बल लगता है, जब एक दूसरे की ओर, जैसे अभिसारी बल लगता है। अभिसारी में क्या होता है, जब दो चट्टानें एक दूसरे की ओर आती हैं, ऐसे ही क्षैतिज संचलन भी होता है। इसको स्पर्श रेखीय बल भी कहते हैं और समानांतर बल भी कहते हैं। इसको स्पर्श रेखीय बल भी कहते हैं और समानांतर बल भी कहते हैं। इसको स्पर्श रेखीय बल भी कहते हैं और समानांतर बल भी कहते हैं। इसको हमारे साथ आप नोट करते चलिए। अब हम बताएंगे आपको तनाव मूलक बल के बारे में। जैसे हमने क्षैतिज संचलन के बारे में बताया, इसके बारे में बस इतना आपको जानना है कि क्षैतिज संचलन कहते किसको हैं। बस क्षैतिज संचलन दो प्रकार से होता है, एक स्पर्श रेखीय बल के माध्यम से और एक समानांतर। दोनों क्षैतिज संचलन के ही अन्य नाम हैं। अब हम तनाव मूलक बल के बारे में बताएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे दो चट्टानें हैं, जब ये एक दूसरे से दूर जाती हैं, जब दो चट्टानें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो तनाव मूलक बल का निर्माण होता है। इसमें क्या क्या होता है, जब दो चट्टानें हैं, बीच में एक दरार पड़ जाती है, तब दो चट्टानें जो होती हैं वो एक दूसरे से दूर खिसकने लगती हैं। जैसे ये खिसक रहा है, देखिए पहले ये चट्टानें ऐसी थी,
ऐसी। फिर इसमें इसमें ये तापीय संकुचन जो होता है, ये तापमान का अंतर हर जगह अलग अलग होता है। जब इसमें पड़ता है तो इसमें संकुचन का फैलाव होता है। जब संकुचन फैलाव होता है तो इसमें दरारें पड़ने लगती है, चट्टानों में दरारें पड़ने लगती है। जब चट्टानों में दरारें पड़ने लगती है तो चट्टानें एक दूसरे से दूर खींचने लगती है। जब ये चट्टानें एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं तो फिर इसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसको भ्रंश कहते हैं, और इसमें भ्रंश का निर्माण हो जाता है, भ्रंशन। और जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब आ जाते हैं तनाव मूलक बल में अगर हम बात करेंगे तो। जैसे चटकन, दरार, ये तनाव मूलक बल के बारे में है। जब चट्टानें दूर दूर जाती है तो इसमें चटकन, दरार और भ्रंश, ये सब, इन सब क्रियाओं का निर्माण हो जाता है। अब आ जाते हैं हम संपीड़नात्मक बल पे। संपीड़नात्मक बल में क्या होता है, जब दो चट्टानें ऐसे हैं, जब दो चट्टानें एक दूसरे की ओर अग्रसर होती है, जब दो चट्टानें एक दूसरे की ओर अग्रसर होती है, जैसे अभिसरण प्रक्रियाएं होती हैं, ऐसे ही जब संपीड़नात्मक में जब दो चट्टानें एक दूसरे की ओर आती हैं तो इसमें क्या होता है, चट्टानों में चलिए अभी हमने पढ़ा महादेशीय संचलन के बारे में, जिसमें ऊर्ध्वाधर व लंबवत संचलन हो रहा था। अब हम पढ़ेंगे पर्वत निर्माणकारी बल के बारे में, जिसमें क्षैतिज संचलन हो रहा है। क्षैतिज संचलन से हमारा तात्पर्य है, जैसे दो चट्टानें हैं, ये जब एक दूसरे की ओर अग्रसर होती हैं तो इसमें क्षैतिज संचलन का निर्माण होता है। इसमें कोई चीज ऊपर की ओर उठाव और धसाव नहीं हो रहा, वो महादेशीय संचलन में हो रहा था, जिसमें ऊर्ध्वाधर व लंबवत संचलन हो रहा था। तब उसमें ऊपर की ओर या फिर उत्थान होता है या नीचे की ओर धसाव होता है, तब होता है। क्षैतिज संचलन में क्या होता है, ये क्षैतिज रूप में, जैसे ये धरातल है, इसमें रगड़ खाती हुई चट्टानें जाती हैं, इसमें रगड़ खाती हुई, और इसमें निर्माण होता है, इसको समानांतर संचलन भी कहते हैं। इसमें समानांतर बल लगता है और इसको स्पर्श रेखीय बल भी बोलते हैं। स्पर्श इसको स्पर्श रेखीय बल भी बोलते हैं और समानांतर बल भी बोलते हैं। ये क्षैतिज संचलन में होता है। जैसे कोई गाड़ी है, आप गाड़ी में धक्का लगा रहे हैं, तब इसको कौन सा संचलन, कौन सा बल बोलेंगे, क्षैतिज संचलन। और कोई बोझा उठा के ऊपर रखना, ये ऊर्ध्वाधर व लंबवत संचलन है। गाड़ी में धक्का लगाना क्षैतिज संचलन है। जब दो चट्टानें एक दूसरे की ओर अग्रसर होती हैं, एक दूसरे की ओर धक्का लगाती हैं या खिंचाव करती हैं, तो इसको क्षैतिज संचलन बोलेंगे। इसका अन्य नाम समानांतर बल, इसमें समानांतर बल प्रयोग होता है और स्पर्श रेखीय बल भी इसको बोलते हैं। अब हम आगे जानेंगे अब पर्वत निर्माणकारी बल के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैसे एक होता है तनाव मूलक, एक होता है संपीड़नात्मक। एक तनाव मूलक बल लगता है और एक संपीड़नात्मक बल लगता है। तनाव मूलक बल से अगर हम बताएं तो हम तनाव मूलक के बारे में जानेंगे। जैसे दो चट्टानें हैं, जब एक दूसरे से दूर जाती हैं, जब दो चट्टानें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो बीच में भ्रंश व दरार पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, बीच में भ्रंश व दरार पड़। जब दो चट्टानें हैं, जैसे पहले ये चट्टानें ऐसे रहती हैं, फिर इसमें जब तापमान जाता है तो इसमें फैलाव व सिकुड़न होता है, तापीय विषमताएं आती हैं, इसके कारण से इसमें भ्रंश व दरार पड़ जाती है। तो ये जो दोनों चट्टानें हैं, ये चट्टानें जो है ये दो रूप में विभाजित हो जाती हैं और एक दूसरे से दूर जाने लगती है, इसमें खिंचाव होने लगता है। जब जाने लगती है तो इसमें भ्रंश, दरार व चटकने पड़ने लगती हैं। इसमें भ्रंशों का निर्माण हो जाता है, दरार व चटकने पड़ने लगती हैं, जिसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसके बारे में। अब हम आ जाते हैं संपीड़नात्मक बल। संपीड़नात्मक बल, जैसे
ये एक प्रकार से अभिसारी बल भी है। जब चट्टानें आसपास आती हैं तो संपीडनात्मक बल का उत्पन्न होता है। जैसे ये एक चट्टान है और एक चट्टान ये है। जब ये एक चट्टान दूसरी चट्टान की ओर अग्रसर होता है, जब एक चट्टान दूसरी चट्टान की ओर अग्रसर होता है तो चट्टानों में एक मुड़ाव हो जाता है, ये संपीड़ित होने लगती हैं। क्या होने लगती है? जब एक चट्टान दूसरी संपीड़ित होने लगती है, इसमें संपीड़न होने लगता है और मोड़दार रूप में बदल जाती हैं। ये चट्टानें जो हैं एक मोड़दार रूप में ऐसे ऐसे बदल जाती हैं, जिससे जब ये चट्टानें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो इसमें संपीड़न की क्रियाएं होने लगती हैं। जब इसमें संपीड़न की क्रियाएं होती हैं तो जो चट्टानें बीच की चट्टानें होती हैं वो एक मोड़दार रूप ले, जैसे एक आप आटे की लोई ले लीजिए, उसको अगर उसमें इधर से बल लगाइए, इधर से बल लगाइए। जैसे मैं बताऊंगी आपको, जैसे ये है, इसमें दो ये एक चट्टान का सिरा ये है, एक चट्टान का सिरा ये है। आप इसमें अगर बल लगा रहे हैं तो इसमें एक इस तरह से फोल्ड आ जा रहा है। देखिए ये एक वलन, चट्टानें जो है एक मोड़दार रूप ले लेती हैं। जब चट्टानें एक मोड़दार रूप ले लेती हैं तो इसमें वलन का निर्माण हो जाता है। यही से ही वलन का निर्माण होता है, वलन का निर्माण हो जाता है। ये वलन का रूप ले लेती हैं। जब वलन का रूप ले लेती हैं, इसमें क्या होती है, इस क्रिया के द्वारा इसमें इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे समवलन, वलन और बृहत संचलन। बृहत संचलन देखिए, जैसे संपीड़नात्मक बल में मैंने बताया, जैसे दो चट्टानें एक दूसरे की ओर अग्रसर होती हैं तो इसमें संपीड़न की क्रियाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जब संपीड़न की क्रियाएं उत्पन्न होती हैं तो बीच की चट्टानें जो हैं ये मोड़दार रूप ले लेती हैं। जब मोड़दार रूप ले लेती हैं, जो वो मोड़दार रूप लिए रहती हैं उसी को ही वलन बोलते हैं, और इसके कारण समवलन, वलन और बृहत संचलन का निर्माण होता है। अब अगर आप पूछेंगे कि समवलन किसे कहते हैं, तो ये जो समवलन होता है ये वलन का बृहत रूप होता है। जब अपनति और अभिनति, क्योंकि जो ऊपर की चट्टानें होती हैं वो अपनति का रूप ले लेती हैं और नीचे की चट्टानें जो होती हैं वो अभिनति का रूप ले लेती है, तो इन्हीं का जो ये बृहत रूप में फैलाव होता है अपनति और अभिनति का, इसी को ये समवलन कहते हैं। शाब्दिक रूप में आप कह सकते हैं कि जो ये समवलन होता है ये वलन, और ये वलन जो होता है, ये वलन जो है ये समवलन का एक लघु रूप है, एक छोटा सा रूप है। बाकी समवलन इसका एक बृहद रूप है। ये इसी से ही वलन का निर्माण होता है। अब हम आगे नेक्स्ट आप आगे हम आपको, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको टॉपिक बता रहे हैं। चलिए, अभी तक हमने पढ़ा तनाव मूलक बल के बारे में और संपीड़न के बारे में। अब हम पढ़ेंगे संपीड़न में हमको दो क्रियाएं मिल रही थी, जैसे समवलन और वलन। अब हम समवलन के बारे में बताएंगे। समवलन में क्या होता है, एक बृहद क्षेत्र होता है। ये चट्टानें होती हैं, जब चट्टानें एक दूसरे की ओर अग्रसर होती हैं तो एक चट्टानें हैं ये चट्टानें एक दूसरे की ओर अग्रसर होती हैं और ये बृहद क्षेत्रों में होती हैं। ये क्रियाएं कैसी होती हैं, ये क्रियाएं बृहद क्षेत्रों में होती हैं। ये क्रियाएं बृहद क्षेत्रों में होती हैं जब ये चट्टानें एक दूसरे की ओर अग्रसर होती हैं, और अग्रसर होने पर इसमें संपीड़न पड़ जाता है और ये चट्टानें एक दूसरे की ऊपर चढ़ने लगती हैं। ऐसे
जब इसमें संपीड़न पड़ जाता है और ये चट्टानें एक बृहद रूप में एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगती हैं तो इसमें एक मुड़ाव पैदा हो जाता है। जब इसमें मुड़ाव पैदा हो जाता है तो इसी को एक दूसरे के ऊपर जब मुड़ाव पैदा होने पर ये चट्टानें जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगती हैं और चढ़ने पर एक वलन पड़ जाता है। इसी वलन को ही जब ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगती हैं तो इसमें एक वलन पड़ जाता है। इसी वलन को ही सम वलन बोलते हैं। वलन के ऊपर ये बहुत बृहद रूप में होता है, एक वलन के ऊपर एक वलन बनने लगता है इसमें, इसी को ही सम वलन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे वलन के बारे में। वलन की अगर हम बात करेंगे तो जैसे ये चट्टानें हैं, ये जो चट्टानें होती हैं ये अंतर्जात बल के कारण, किसके कारण? अंतर्जात बल। इसमें अंतर्जात बल की क्रियाएं लगती हैं। तो जब अंतर्जात बल की क्रियाएं इसमें किस रूप में लगती हैं? क्षैतिज रूप में। अंतर्जात की बल की क्रियाएं क्षैतिज रूप में लगती हैं। इसमें क्या होता है, फिर इसमें एक मुड़ाव हो जाता है। क्या? मोड़ आ जाता है, मोड़ के रूप में बदल जाती हैं, मोड़ आ जाता है। जब इसमें मोड़ आ जाता है तो इसमें जब चट्टानें मुड़ने लगती हैं, अभी हमने समझाया था, तो इसमें ऐसे ये मोड़दार रूप में बदल जाती हैं और ये वलन का रूप ले लेती हैं। क्या? ये एक वलन का रूप ले लेती हैं। जब ये वलन का रूप ले लेती हैं तो इसी को ही वलन कहते हैं। और वलन के दो रूप होते हैं। क्या? वलन के दो रूप होते हैं। वलन के दो रूप होते हैं। दो रूपों को मैं थोड़ा ढंग से समझाना चाहूंगी। जैसे ये चट्टानें हैं, ये एक दूसरे की ओर ऐसे ऐसे घूम रही हैं, ये चट्टानें हैं। जब ये वलन का रूप ले लेती हैं, मुड़ाव हो जाता है, तो इसमें जो ये ऊपर उठा हुआ होता है और एक नीचे उठा हुआ होता है, गिरा हुआ होता है, इसको अपनति बोलते हैं। यहाँ पे अपनति का निर्माण होता है और नीचे अभिनति का निर्माण होता है। ये वलन के रूप हैं। वलन में क्या हमने बताया आपको? ये क्रियाएं ऐसी होंगी, आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसे वलन में हमने बताया कि अंतर्जात बल के कारण जब लगता है वो भी क्षैतिज रूप में, धरातल को ऐसे घिसते हुए क्षैतिज रूप में लगता है, तो चट्टानों में चट्टानें जो है एक मोड़दार रूप में बदल जाती हैं। जब चट्टानें मोड़दार रूप में बदल जाती हैं तो उसमें एक ऐसे मुड़ाव आ जाता है जिसको वलन कहा जाता है। उसमें वलन पड़ने लगता है। जब वलन पड़ने लगता है तब इसमें वलन की क्रियाएं जो है स्थापित हो जाती हैं। और वलन जो होता है ये दो रूप में पड़ता है। जो वलन का उठा हुआ भाग, ऊपर का भाग होता है, उसको अपनत कहते हैं, और जो नीचे का धंसा हुआ भाग होता है उसको अभिनति बोलते हैं। अपनत और अभिनति से मिलकर ही वलन का निर्माण होता है। समवलन हमने पढ़ा, जब दो चट्टानें एक दूसरे की ओर आती हैं और इसमें भी क्या है, एक चट्टानें जो है जब इसमें मोड़दार रूप में बदल जाती हैं और ये बृहद रूपों में होता है। वलन जो है ये लघु रूपों में होता है और समवलन जो है ये बृहद रूपों में होता है। जब चट्टानें एक दूसरे की ओर आती हैं और मुड़ाव का रूप ले लेती हैं, इसमें भी वलन के जैसा ही होता है, लेकिन ये बहुत बड़े रूप में होता है और चट्टानें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, तो ये समवलन का रूप ले लेती है और ये बृहद क्षेत्रों में होता है। वलन जो है ये लघु क्षेत्रों में होता है। वलन में दो क्रियाएं काम करती है, अपनति और अभिनति। वलन की जो ऊपरी की क्रियाएं होती हैं वो अपनति कहलाती है और नीचे की क्रियाएं जो होती हैं वो अभिनति कहलाती है। हम आगे आपको बताएंगे। चलिए अब हम जानेंगे वलन के अंग। अब हम वलन के अंग को जानेंगे।
वलन के अंग, जैसे हमने बताया था अभी, वलन के दो रूप होते हैं, अपनति और अवनति। जैसे जब चट्टानें होती हैं जो इनका अपने स्थान से सरकना ही क्या कहलाता है, वलन। सरकने से, इसमें मोड़ पड़ जाने से ही इसी को ही वलन कहते हैं। जब चट्टानें अपने स्थान से सरकती हैं और इसमें एक मोड़ पड़ जाता है, उसी को ही वलन बोलते हैं। और इसके जो ऊपर का भाग होता है, इस पे अपनति बनता है, अपनति का निर्माण होता है, और नीचे जो होता है चट्टान, इसको अभिनति बोलते हैं। इसको अभिनति बोलते हैं। इसको हमारे साथ आप नोट करते चलिए। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे, होता है सपनति, सपनति, और एक होता है समभिनति। एक होता है सपनति और एक होता है समभिनति। सपनति में क्या होता है, जैसे ये जो हमारा वलन है, इसके ऊपरी भाग को अपनति बोलते हैं, नीचे वाले भाग को अभिनति बोलते हैं। और सपनति और समभिनति में जैसे ये बहुत सारी अवनतियां और अभिनतियां मिलकर क्या बनाती हैं, सपनति और समभिनति। ये बहुत सारी, जैसे ये ऊपर जो है अपनति, नीचे अभिनति, अभिनति अपनति, अपनति अपनति, ये ऊपर बन रही है। इसी के ढेर सारे रूप को मतलब मिला के एक जैसे ग्रुप को क्या बोलते हैं, समपनति बोलते हैं। समपि, सपनति, अच्छा समप नहीं, सपनति। इसी को समपनति बोलते हैं और इसके नीचे भाग को समभिनति बोलते हैं। ऊपर के भाग को सपनति और नीचे के भाग को समभिनति बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे वलन अच के बारे में। जैसे वलन अच, हम पढ़ेंगे वलन अच के बारे में। वलन अच किसे कहते हैं, जब ये चट्टाने जो हैं और ये चट्टाने हैं, ये वलन है, जैसे हमने बताया था वलन का निर्माण हो रहा है। जब इन चट्टानों पर वलन अच क्या होता है, अपनी ओर अभिनति और ऊपर अपनति के नीचे और ऊपर, ये अपनति और अपनति के ऊपर और नीचे जो एक भुजा के रूप में, मतलब एक भुजा को गुजरने वाली एक भुजा वलन अच कहलाती है। सॉरी, बता रही हूँ। जैसे ये दो चट्टाने हैं और चट्टानों में जो ये वलन पड़ा हुआ है, ये अपनति 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 अपनति, इसके ऊपर की भुजा और नीचे की भुजा को क्या कहते हैं, वलन अच बोलते हैं। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानते रहिए वलन अच किसे कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे नति, नतिलंब, डीप और नतिलंब। इसके बारे में हम नमन, कोड, ये सब हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ऐसे। चलिए अब हम पढ़ेंगे आगे नमन, नति, डिप एंड नतिलंब या स्ट्राइक। जैसे नमन, नति और डिप जो होता है, ये तीनों एक ही होता है, ये तीनों एक ही होता है। नमन, नति और डिप ये एक ही होता है। तो सबसे पहले हम नमन, नति और डिप के बारे में बताएंगे। नमन, नति, डिप जो होता है, ये वलन की दिशा को बताता है। क्या बताता है, ये वलन की दिशा को बताता है। चाहे नति कह लीजिए आप, चाहे नमन कहिए, चाहे डिप, तीनों एक ही है। तो ये वलन की दिशा को बताता है, वलन की दिशा, ये वलन की दिशा को बताता है। जैसे एक आधार तल होता है ऐसे, और ये वलन जो है यहाँ से ऐसे जाता है, वलन जाता है। तो ये वलन की दिशा को बताता है, बताने के लिए
वलन की दिशा कितने कोण पर झुकी हुई है, जैसे कितना कोण ढाल यहाँ बताएंगे 60 डिग्री पर, जैसे इसका कोण बनता है तो इसको ये बताएगा कि कितने कोण ढाल और झुकाव। ये वलन के दिशा को बताता है कि वलन दक्षिण में, वलन जो है वो दक्षिण में 60 डिग्री झुका हुआ है। इसके कोण को बताता है कि यह 60 डिग्री का कोण बनाता है। 60 डिग्री ढाल, इसका झुकाव 60 डिग्री का है और ये दक्षिण में 60 डिग्री झुकाव है। वलन की दिशा को बताता है का क्या, नमन, नति या डिप। नति बताने का काम है कि वलन जो है ये 60 डिग्री झुका हुआ है, इसके कोण को बताता है वलन। ये हमने आपको डिस्कस किया नमन, नति और डिप के बारे में। एक बार हम आपको और बताना चाहेंगे, नमन, नति और डिप तीनों एक ही है। ये नमन और नति, डिप जो है ये वलन की दिशा को बताते हैं। जैसे अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था वलन के बारे में, तो ये वलन की दिशा को बताते हैं। जब ये हमारी पृथ्वी का जो ये आधार तल होता है ये बताता है, नति जो है ये बताता है कि वलन जो है ये इसके कोण को बताता है कि दक्षिण में ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। ढाल इसके ढाल को बताता है और इसका झुकाव बताता है। वलन की दिशा का झुकाव, ढाल और कोण बताता है। अब हम आगे बात करेंगे आपको इसी में ही, अगर हम समझेंगे तो हम नतिलंब भी समझ लेंगे। नतिलंब के बारे में हम कहेंगे, जैसे जिस रेखा के सहारे नदी 90 डिग्री का कोण बनाती है उसे नतिलंब कहते हैं। जैसे हम यहीं पर समझ लेंगे, जिस रेखा के सहारे ये 90 अंश का कोण है, जिस रेखा के सहारे नति जो है वो 90 अंश का, हमारे साथ इसको नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस हो रहा है। नदी 90 अंश का कोण बनाती है उसे नतिलंब कहते हैं। नतिलंब। जब 60 अंश का कोण बनाएगी, जब 60 अंश का कोण बताती है, झुकाव उसका बताता है, तो ये नति को बताता है कि वलन जो है ये इतने दक्षिण में इतने डिग्री 60 डिग्री तक झुकाव है इसका ढाल कोण सब बताता है। और जब ये जिस रेखा के सहारे से नति जो है, जिस रेखा के सहारे नदी गुजरती है वहां पे 90 अंश का कोण बन जाता है, कोण बनाता है, उसे नतिलंब बोलते हैं, उसी को ही नतिलंब बोलते हैं। तो ये हमने आपको बताया। अब हम आगे आपको वलन के प्रकार के बारे में बताएंगे कि वलन के कितने प्रकार होते हैं, जितने 7-8 जितने होते हैं हम आपको आप डिस्कस करेंगे। एक एक वलन के बारे में आपको हम डिटेल में बताएंगे, क्योंकि हमारे नेट जेआरएफ के एग्जाम में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम जानेंगे वलन के प्रकार को। अब हम वलन के प्रकार के बारे में जानेंगे। वलन के कई प्रकार होते हैं, जैसे सबसे पहले हम जानेंगे सम्मित वलन। एक एक वलन आपको पढ़ाया जाएगा। असम्मित वलन,
सम्मित वलन, असम्मित वलन, एक दिग्नत वलन, श्यान वलन या परिवलन, श्यान वलन या परिवलन, श्यान वलन या परिवलन। एक होता है प्रतिवलन, सम्नत वलन, प्रतिवलन, सम्नत वलन। एक होता है पंखा वलन। पंखा वलन। एक होता है ग्रीवा खंड, नापे या ग्रीवा खंड, वो इसी में ही आ जाता है, आपको बताएंगे हम आगे। जैसे प्रतिवलन का ही एक रूप होता है नापे व ग्रीवा खंड, इसको हम आगे आपको बताते रहेंगे। अब हम जैसे ये हमारे वलन के प्रकार हैं। हम आपको इसमें से एक एक वलन के बारे में डिटेल में हम आपको बताते चलेंगे। अब हम बात करेंगे सम्मित वलन। सबसे पहले हम सम्मित वलन के बारे में जानेंगे। इसमें क्षैतिज रूप से बल लग रहा है। सबसे पहले क्षैतिज रूप से इसमें बल लगेगा, और जो दोनों भुजाएं हैं, दोनों भुजाओं में समान बल लग रहा है। इधर से भी समान बल लग रहा है और इधर से भी समान बल लग रहा है। इसका झुकाव भी समान है। इसमें नमन और नति, इसमें इसका नमन और नति भी समान है। इसमें समान झुकाव हो रहा है और समान ये गति भी कर रही हैं, और इनकी दोनों भुजाएं समान हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? समान भुजाओं वाली को, जिसमें नति और समान जिसमें क्षैतिज बल लगने के कारण नमन और नति समान है, इसमें झुकाव भी समान है और बल भी और गति भी समान दिशा में लग रहा है, तो इसको सम्मित वलन बोलते हैं। अब यहीं पर हम जानेंगे असम्मित वलन। असम्मित वलन में असम्मित वलन में हम देखेंगे एक तरफ से बहुत अधिक बल लग रहा है और दूसरी तरफ से कम बल लग रहा है। एक तरफ से बहुत अधिक बल लगने से और दूसरी तरफ से कम बल लगने से एक तरफ की भुजाएं जो है वो झुकाव की तरफ हैं। एक तरफ की भुजा ज्यादा झुक जाती है, दूसरी तरफ की भुजा सही रहती है। असम्मित वलन में एक तरफ भुजा जो है वो अधिक बल लगा रही है चट्टाने, और एक तरफ क्षैतिज वलन में क्षैतिज रूप ही काम करेगा। क्षैतिज संचलन सारे वलन में होंगे, और बल जो है एक इधर के साइड में, एक साइड में ज्यादा बल लगता है, दूसरे साइड में कम बल लगता है। इसके कारण चट्टानों में झुकाव जो है, एक तरफ चट्टानें ज्यादा झुक जाती हैं। एक तरफ चट्टानें ज्यादा झुकी है और एक तरफ सही है चट्टानें, इसको क्या बोलते हैं? असम्मित वलन। सम्मित वलन में दोनों भुजाएं समान होती हैं, उसमें गति भी समान होता है और बल भी समान होता है, उसको सम्मित वलन कहते हैं। इसका नति और नमन जो है ये समान होता है, इसको सम्मित वलन बोलते हैं। असम्मित वलन में क्या होता है? एक तरफ अधिक बल लगता है और एक तरफ कम बल लगता है। इसके कारण चट्टानों में एक तरफ झुकाव आ जाता है और एक तरफ चट्टानें सही से बनी रहती है, इसको असम्मित वलन बोलते हैं। ऐसे ऐसे हमारे साथ हम आपको दूसरी चट्टानों के बारे में बता रहे हैं। अब हम जानेंगे एक दिग्नत वलन के बारे में। एक दिग्नत वलन में क्या होता है? एक तरफ से अधिक बल लग रहा है और एक तरफ से कम बल लग रहा है। जिधर से अधिक बल लग रहा है उधर चट्टानें जो हैं वो लंबवत रूप में झुक जाती हैं और एक तरफ चट्टानें वैसी बनी रहती है। इसको क्या बोलते हैं? एक दिग्नत वलन बोलते हैं। अब हम आ जाएंगे श्यान वलन व परिवलन में।
श्यान वलन व परिवलन में चट्टानें जो हैं वो क्षैतिज रूप में एक दूसरे की ओर आती हैं, क्षैतिज रूप में एक दूसरे की ओर आती हैं। श्यान वलन परिवलन में क्षैतिज रूप से एक दूसरे की ओर आती हैं, क्षैतिज रूप से इसका झुकाव जो है वो ऐसे क्षैतिज रूप में हो जाता है, झुकाव हो जाता है। फिर आगे बढ़ती हुई चट्टानें जो है इसमें परिवलन के रूप में बदल जाती हैं। जब चट्टानें क्षैतिज रूप में इसमें बदलती है धीरे धीरे, या चट्टानें जब ये क्षैतिज रूप में रहती है फिर धीरे धीरे चट्टानें एक दूसरे के ऊपर पलट जाती हैं। इसी को क्या बोलते हैं? श्यान वलन व परिवलन। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रतिवलन और पंखावलन। उससे पहले हम पढ़ेंगे समनत वलन भी। समनत वलन में क्या होता है? भुजाएं एक दूसरे से समानांतर होती हैं, एक दूसरे के समानांतर, समनत वलन। यहीं पे देख लेते हैं। इसमें भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। इसमें एक दूसरे के समानांतर, ये भी इसी के तरह ही होती है, श्यान वलन की तरह ही समनत वलन भी होता है। लेकिन इसमें जो है इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि भुजाएं जो है वो समांतर और क्षैतिज, ये समानांतर। देखिए श्यान वलन और परिवलन में क्या होता है? पहले क्षैतिज रूप में चट्टानें होती हैं, पलटती हैं, इसका झुकाव क्षैतिज रूप में होता है। धीरे धीरे ये चट्टानें एक दूसरे के ऊपर पलट जाती हैं, जो परिवलन में हो जाता है। और इसमें दो क्रियाएं होती है, क्षैतिज रूप में भी चट्टानें पलटती हैं और समांतर रूप में भी पलटती हैं। और इसके बाद पांचवा क्या है? समनत वलन जब होता है। समनत वलन में सिर्फ चट्टानें जो है वो एक तरफ अधिक बल लगता है और एक तरफ कम बल लगता है, जिसके कारण भुजाओं का झुकाव जो है वो समानांतर रूप में, भुजाएं एकदम से झुक जाती हैं। इसमें क्षैतिज रूप से झुकाव नहीं होता है, इसमें सिर्फ समानांतर रूप से झुकाव होता है बस। समनत वलन में सिर्फ समानांतर रूप से झुकाव होता है। सिक्स नंबर पे हम पढ़ेंगे प्रतिवलन। प्रतिवलन में क्या होती है? दो चट्टानें होती हैं, क्षैतिज रूप में काम कर रही होती हैं। इधर अधिक बल लगता है, इधर कम बल लगता है। अधिक बल और इधर कम बल लगने से चट्टानें जो हैं एक दूसरे इस पे गिरती हुई या तीसरे अवस्था में चली जाती है चट्टानें। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ से मुड़कर चट्टानें तीसरी अवस्था में चली जाती है, तीसरे चट्टान पे जाके छेपित हो जाती हैं। इसको प्रतिवलन बोलते हैं। और इसको नापे व ग्रीवा खंड भी बोलते हैं। क्या? इसको नापे व ग्रीवा खंड भी बोलते हैं। इधर से अधिक बल लग रहा है, इधर से कम बल लग रहा है। चट्टानें जो है एक तरफ से मुड़कर दूसरी तरफ क्षैतिज रूप में छेपित हो जाती हैं, जिससे प्रतिवलन बोलते हैं। और इसको नापे व ग्रीवा खंड बोलते हैं। और ये जो नापे और ग्रीवा खंड जो है ये हिमालय के कश्मीर घाटी में पाई जाती है। कश्मीर घाटी में इसका खंड है, हिमालय की कश्मीर घाटी का खंड है। ये हिमालय की कश्मीर घाटी का खंड है। अब हम आ जाएंगे पंखावलन पे। पंखावलन में हमने आपको बताया था ये कुछ ऐसी आकृतियों में बनती हैं जो विभिन्न अभिनति
ये विभिन्न प्रकार की अपनति और अभिनति, जिसका संपूर्ण रूप जब अपनति और अभिनति के संपूर्ण रूप से जो सपनति और समभिनति होती है, इसके संपूर्ण रूप से पंखावलन का निर्माण होता है। बस इसके बारे में इतना ही जानिए आप, और आप अच्छे से पढ़िए, फिर क्लास को एंजॉय करिए। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।